अध्याय 17 अब और जीना नहीं चाहता। लियू यानरान ने मूल रूप से सोचा था कि ये जुबान उसे फायदा देगी, भले ही उसने उसे आखिरी नहीं होने दिया, लेकिन अब अगर ये जुबान को पता होता कि लियू यानरान क्या सोच रहा है, तो वह अवाक रह जाता। आखिरकार उसने बहुत सारी सुंदरियां देखी थीं। बस उसकी 9 बहनों में से कोई एक अद्वितीय सुंदरता होगी। वे सचमुच बहुत सुंदर थे। लियू यानरान उनके समान ही स्तर का था, यहाँ तक कि अपनी बहनों के साथ भी ये जुबान वही करेगा जो वह चाहता था। लियू यानरान के साथ तो बात ही छोड़ दें। हाँ, इस बीच जब कई राष्ट्रपतियों ने लियू यानरान की अभिव्यक्ति देखी तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। वे बस बहुत खुश थे। उन्होंने लियू यानरान की ओर देखा। उसे जल्दी आने और सद्गुणों की उपेक्षा करने के लिए किसने कहा? अब क्या यह अच्छा नहीं था? जो सबसे पहले आएगा वह सबसे पहले बोलेगा। वह आगे बढ़कर बोलती। किसी भी स्थिति में, चाहे वह कुछ भी कहे, दूसरों के पास उसे मारने का मौका होगा। श्री, हाँ, आप सही हैं। चाहे बात पहले आओ, पहले पाओ या पहले पाओ की हो, निदेशक लियू को पहले बोलना चाहिए। हमारे पास यह मौका नहीं है। ये सही है, निर्देशक लियू। आप सबसे चतुर हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप मिस्टर ये का इतनी जल्दी इंतजार करेंगे। निदेशक लियू, कृपया अतीत के कारण हम पर दया दिखाएं। निदेशक लियू, जल्दी से अपनी शर्तें बताएं। एक के बाद एक राष्ट्रपतियों के मुंह से आवाजें निकलीं। फिर उन्होंने अपने सामने लियू यानरान को देखा। हालांकि उन्होंने आह भरी और खेद महसूस किया, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। ये बहुत ही हास्यास्पद था। वे इतने लंबे समय से लियू यानरान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अधिकांश समय ये लियू यानरान ही थी जिसने उन्हें कष्ट पहुंचाया। अब जब वे लियू यानरान को पीड़ित होते देख सकते थे, तो ये बहुत बड़ी खुशी थी। इस समय लियू यानरान ने उन्हें चोट पर अपमान जोड़ते हुए सुना। फिर उसने उनके चेहरे के भावों को देखा और लगभग गुस्से से फट पड़ी। ये बूढ़ी लोमड़ियां, जब वे पहली बार अंदर आए तो वे बस उसकी जीवित खाल उधेड़ने ही वाले थे, लेकिन अब वे फिर से मुस्कुरा रहे थे और नाटक करना शुरू कर रहे थे। बढ़िया, आप लोग महान थे। हालांकि लियू यानरान कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल उन्हें घूरकर देख सकती थी। चूंकि जब वह नीचे थी तो वे उसे लात मार रहे थे, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाती तो वह उन्हें आसानी से इसे प्राप्त नहीं करने देती। लियू यानरान ने राहत की सांस ली। फिर उसने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा और उपहास किया। ये वह व्यंग्य था जिसने सभी राष्ट्रपतियों को चुप करा दिया। उनके हृदय में तुरंत एक बुरा अनुमान उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने लियू यानरान को आगे बढ़ते देखा। उसने धीरे से कहा, मी, हाँ, हुआक्सिया बैंक का आपके प्रति सबसे बड़ा सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं निम्नलिखित शर्तें बताऊंगा। सबसे पहले, वार्षिक ब्याज दर 9% है। इसके अलावा आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अगले दिन पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, वाक्सिया बैंक आपको वाक्सिया बैंक के लिए विशेष रूप से एक ब्लैक कार्ड देगा। ये ब्लैक कार्ड हुआक्सिया बैंक का एक सीमित संस्करण है। इसके मालिक 2 से भी कम लोग हैं। हुआक्सिया बैंक के बड़े ब्रांडों और विभिन्न उद्योगों के साथ कई सहयोग हैं। यदि आप अपना काला कार्ड दिखाते हैं तो आपको सुपर वीआईपी का उपचार मिलेगा। बूम! कुछ शब्दों के बाद अन्य राष्ट्रपतियों के चेहरों पर उत्साह और अपमानजनक भाव शांत हो गए। उन्होंने लियू यानरान की ओर देखा। यह महिला, ये औरत जरूर पागल होगी। क्या उसने आत्मविनाश करना शुरू कर दिया था? 9% की वार्षिक ब्याज दर और एक हुआक्सिया बैंक ब्लैक कार्ड। वह उनके खिलाफ हर संभव प्रयास कर रही थी। भले ही वह इसे प्राप्त न कर सके, लेकिन वह उन्हें इसे आसानी से प्राप्त नहीं करने दे सकती थी। कितना घृणित और बेशर्म! ऐसा लगा जैसे किसी बम ने सीधे राष्ट्रपतियों को उड़ा दिया हो। वे सभी अवाक रह गए। लियू यानरान, निदेशक लियू, जैसा कि हुक्सिया बैंक की किंवदंती से अपेक्षित था। कितनी अच्छी विधि है। ये काफी उग्र था। वे अंततः समझ गए कि लियू यानरान की नज़र का क्या मतलब था। इस समय लियू यानरान ने उनके भावों को देखा। हालांकि राष्ट्रपति निराश थे, फिर भी वे इसके बारे में सोच रहे थे। दूसरे शब्दों में, अब उसने जो शर्तें पेश की, उनमें अभी भी उसकी शर्तों से आगे जाने की गुंजाइश थी। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं। चूंकि वे अभी भी अपनी शर्तें बढ़ा सकते हैं, वह मिस्टर ए पर एक उपकार करेगी। श्री, हाँ, मैं अभी गलत था। वाक्सिया बैंक आपको 10% की वार्षिक ब्याज दर की पेशकश करेगा। इसके अतिरिक्त लियू यानरान ने ये जुबान की ओर देखा और कहा, मिस्टर, हाँ,
यदि आप हुआक्सिया बैंक में 60 बिलियन जमा करते हैं तो मैं आपकी आज्ञानुसार आपका निजी सचिव बनूंगा। निवेश क्षेत्र, वित्त उद्योग और बैंकिंग उद्योग में मेरे बहुत सारे संबंध हैं। मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी समझ है। मैं भविष्य में आपके फंड का प्रबंधन करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं? इतना कहने के बाद ईस्ट सी बैंक के झांग त्यानिक सिंह चुप थे। राष्ट्रपति अवाक थे। बकवास। यह क्या बकवास है? ये सही नहीं था श्रीमान। हाँ, उसने नियम तोड़े। क्या वे स्थितियों के बारे में गंभीरता से बात नहीं कर रहे थे? तब लियू यानरान ने खुद को त्याग दिया था। इस युवा को नैतिकता की परवाह नहीं थी। उन्होंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। अच्छे भगवान, यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता थी, लेकिन लियू यानरान ने ऐसा किया। वे इसका क्या करेंगे? वह फूल के समान सुंदर थी। वह खुद को कैसे दे सकती थी? यदि वे भी स्वयं को प्रस्तुत करते तो मिस्टर ये उन्हें 2 लात मारकर बाहर निकाल देते। आखिरकार वे सभी बुरे आदमी थे और ऐसे शब्द नहीं कह सकते थे। उस समय वे केवल नुकसान सह सकते थे और शर्तें बढ़ा सकते थे। उन्होंने लियू यानरान की ओर देखा। मूल रूप से हर कोई मुनाफा कमा सकता था, लेकिन अब उसने ऐसा किया है। ठीक है, अगर उनमें से किसी एक को पैसा मिल भी गया तो उन्हें कोई खास लाभ नहीं होगा। उन्होंने अन्य बैंकों को कमजोर करने के लिए इस जमा राशि को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों पक्ष घायल हो गए। इस बीच लियू यानरान ने उनकी ओर देखा और मन ही मन उपहास किया। उसने सोचा, चूंकि तुम लोग मुझे तब लात मार रहे थे जब मैं नीचे गिर गई थी, इसलिए अब हमें जीवित नहीं रहना है। उसी समय झांग त्यानिक सिंह भी आगे बढ़े। निर्देशक लियू वास्तव में उदार हैं। उसने खुद को भी त्याग दिया है। मैं आपको ईस्ट सी बैंक की स्थितियों के बारे में बताता हूँ। श्रीमान, ये ईस्ट सी बैंक आपको 11% की वार्षिक ब्याज दर दे सकता है। इसके अलावा ईस्ट सी बैंक के पास भी एक ब्लैक कार्ड है। यह एक अत्यंत सम्मानजनक प्रतीक भी है। बगल में मौजूद राष्ट्रपतियों ने झांग त्यानिक सिंह और लियू यानरान की ओर देखा। ठीक है, इतना ही काफी था। इतना ही काफी था। उनमें से एक ने खुद को पेश किया, जबकि दूसरे ने और भी अधिक पैसे की पेशकश की। क्या ये सचमुच जीवन और मृत्यु का संघर्ष था? ठीक है, चूंकि वे सब बाहर जा रहे थे तो कोई भी जीना नहीं चाहता था। फिर विभिन्न बैंकों के अध्यक्षों ने उन शर्तों का प्रस्ताव देना शुरू कर दिया जो वे पेश कर सकते थे। इस बीच युवा स्वामी और युवा महिलाएं एक एक करके अध्यक्षों द्वारा पेश की गई शर्तों को सुनकर कांप उठी। वे पागल थे। ये लोग पागल और हत्यारे थे। गोंग जियाओहान चुप था। उसने सोचा, माँ, हम बस बाहर जाना चाहते थे। मैं भेड़िया राजाओं के समूह के बीच एक कर्कश की तरह हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये काफी जरूरी है। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।